नमस्कार अप्रेंटिस। आज के इस प्रैक्टिकल वर्कशॉप में आपका स्वागत है। आज हम एयरक्राफ्ट रिवेटिंग के उन कड़े मानकों को डिकोड करने वाले हैं जो सच में एक हवाई जहाज को आसमान में सुरक्षित रखते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा शुरू करते हैं। फटाफट आज के एजेंडे पर नजर डाल लेते हैं। हम देखेंगे रिवेट्स बनाम पारंपरिक बोल्ट, फिर आकार और मिश्र धातुओं का चयन, इसके बाद चरण दर चरण इंस्टॉलेशन, फिर शॉप हेड में महारत कैसे हासिल करें और अंत में लेआउट के नियम और दोष। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, रिवेट्स बनाम पारंपरिक बोल्ट। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि एविएशन इंडस्ट्री नट और बोल्ट की जगह इन छोटे छोटे रिवेट्स पर इतना भरोसा क्यों करती है। असल में सॉलिड शैंक रिवेट्स को इंस्टॉल करना अविश्वसनीय रूप से तेज होता है और सबसे बड़ी बात, ये भारी वाइब्रेशन यानी कंपन में भी अपनी जगह से टस से मस नहीं होते। विमान में लगातार कंपन होता है जहां बोल्ट्स ढीले पड़ सकते हैं लेकिन रिवेट्स एकदम फिक्स रहते हैं। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि बोल्ट्स की तरह रिवेट्स बहुत मोटी चीजों को जोड़ने के लिए नहीं बने हैं। देखिए, सॉलिड शैंक रिवेट्स को उनकी जबरदस्त कतरनी क्षमता यानी शियर स्ट्रेंथ के लिए चुना जाता है। मतलब अगर दो शीटें विपरीत दिशाओं में खिसकने की कोशिश करें तो ये रिवेट उन्हें कटने या खिसकने से पूरी तरह रोकता है। वहीं दूसरी तरफ इनकी तनन क्षमता या टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी खिंचाव सहने की ताकत थोड़ी कम होती है और यही वजह है कि एयरक्राफ्ट की स्किन को जोड़ने के लिए ये एकदम परफेक्ट चॉइस है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, आकार और मिश्र धातुओं का चयन। अब ये स्लाइड काफी दिलचस्प है। यहाँ आप फ्लैट काउंटर शैंक हेड और प्रोट्रूडिंग यूनिवर्सल हेड के बीच का अंतर देख सकते हैं। फ्लैट काउंटर शैंक हेड का इस्तेमाल विमान के बाहरी हिस्सों पर होता है ताकि एरोडायनामिक ड्रैग कम हो और सतह बिल्कुल चिकनी रहे। लेकिन अगर हम विमान के अंदरूनी हिस्सों की बात करें जहां हवा के बहाव का कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां प्रोट्रूडिंग यूनिवर्सल हेड का इस्तेमाल किया जाता है। आकार तो हो गया, लेकिन मटेरियल भी उतना ही जरूरी है। एक तकनीशियन के तौर पर आपको रिवेट के एल्यूमिनियम अलॉय को स्ट्रक्चर के मटेरियल से बिल्कुल मैच करना होता है। इस टेबल में देखिए, एडी रिवेट जो 2117 T4 अलॉय से बना है वो स्टैंडर्ड रिपेयर के लिए सबसे कॉमन है। क्यों? क्योंकि इसे बिना किसी एक्स्ट्रा हीट ट्रीटमेंट के सीधा इस्तेमाल किया जा सकता है। अब एविएशन की दुनिया का एक बड़ा ही मजेदार फैक्ट सुनिए। कुछ फास्टनर्स को सच में ठंडा रखना पड़ता है। ये डी रिवेट्स इतने कठोर होते हैं कि इन्हें आइस बॉक्स रिवेट्स कहा जाता है। इन हाई स्ट्रेंथ रिवेट्स को एयरफ्रेम में लगाने से ठीक पहले तक सचमुच बर्फ पर या फ्रीजर में रखना होता है ताकि ये समय से पहले हार्ड ना हो जाएं। है ना कमाल की बात। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, चरण दर चरण इंस्टॉलेशन। मटेरियल चुन लिया तो अब बारी आती है असली इंस्टॉलेशन की। इन स्टैंडर्ड प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करना जरूरी है। छेद करना, रिवेट डालना और फिर उसे ड्राइव करना, ये सुनिश्चित करता है कि फास्टनर बिना आसपास की शीट मेटल को नुकसान पहुंचाए ड्रिल किए गए छेद में एकदम फिट बैठ जाए। यहां 1 मिलीमीटर की भी चूक पूरी बनावट को कमजोर कर सकती है। और ये तस्वीर ना पूरी फिजिक्स को बड़ी खूबसूरती से समझाती है। जब न्यूमेटिक स्क्वीजर से जबरदस्त और सटीक दबाव पड़ता है तो ये ठोस एल्यूमिनियम शाफ्ट बिल्कुल एक सख्त मिट्टी की तरह काम करता है। ये पीछे से एक मशरूम के आकार में फैलने लगता है और दोनों मेटल शीटों को हमेशा के लिए एक साथ लॉक कर देता है। ये मशरूम वाला हिस्सा ही हमें हमारे अगले टॉपिक पर लाता है, भाग 4, शॉप हेड में महारत हासिल करना। उसी मशरूम की तरह फैली हुई धातु को शॉप हेड कहते हैं। इसे एकदम परफेक्ट बनाना ही एक अप्रेंटिस के असली टैलेंट की पहचान है। इसके लिए एक गोल्डन रूल है। एक सही शॉप हेड की चौड़ाई ओरिजिनल रिवेट के व्यास यानी डायमीटर की ठीक 1.5 गुना होनी चाहिए, 1.5x, ना इससे कम ना ज्यादा। चौड़ाई की बात हो गई, अब ऊंचाई की बात करते हैं। उस दबे हुए बकटेल की फाइनल ऊंचाई सिकुड़कर ओरिजिनल डायमीटर की बिल्कुल आधी रह जानी चाहिए, यानी 0.5x। बस यही वो परफेक्ट रेशियो है जो बताता है कि रिवेट ने अपनी जगह पूरी तरह से ले ली है। इस डायग्राम में उन सभी सटीक टॉलरेंस को साफ साफ दिखाया गया है। और ध्यान रहे, ये सिर्फ सुझाव नहीं है, विमान की स्ट्रक्चरल सेफ्टी के लिए ये बिल्कुल अनिवार्य हैं। आपको न्यूनतम और अधिकतम सीमाओं के बीच ही काम करना है। पर सोचिए, अगर गलती हो जाए तो क्या होगा? अगर कोई शॉप हेड इन कड़े पैमानों पर खरा नहीं उतरता या आपने गलत अलॉय का इस्तेमाल कर लिया है तो समझ लीजिए कि वो हिस्सा कमजोर हो गया। यहां कोई जुगाड़ या शॉर्टकट नहीं चलता। आपको उस रिवेट को पूरी तरह से ड्रिल करके बाहर निकालना होगा और दोबारा मेहनत करनी होगी। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भाग 5, लेआउट के नियम और दोष। बेहतरीन इंस्टॉलेशन का मतलब सिर्फ रिवेट ठोकना नहीं है, बल्कि सही दूरी का अंदाजा लगाना भी है।
स्पेसिंग के नियमों के साथ आप कोई समझौता नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर रिवेट के सेंटर से किनारे की दूरी शैंक के डायमीटर से कम 2 गुनी होनी ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारी दबाव में किनारा टूट सकता है, जिसे हम एज ब्लोआउट कहते हैं। मेंटेनेंस टीम के लिए इन लेआउट डिफेक्ट्स को पहचानना बेहद जरूरी है। रिवेट्स का किनारे के बहुत पास होना जिससे शीट में दरार आ जाए, या बहुत दूर होना जिससे शीट मुड़ने लगे, ये सब वो खतरे की घंटियां हैं जिन्हें हमें तुरंत पकड़ना होता है, वरना एरोडायनामिक लोड पूरे एयर फ्रेम को चीर सकता है। तो इस पूरे वर्कशॉप का सार क्या है? एक अकेला सॉलिड शैंक रिवेट देखने में भले ही बहुत छोटा और मामूली लगे, लेकिन उसके इंस्टॉलेशन की यही बारीकियां हैं जो आधुनिक विमानन को सुरक्षित रखती हैं। तो अगली बार जब आप किसी विशाल हवाई जहाज को आसमान का सीना चीरते हुए देखें, तो जरा सोचिएगा, क्या ये वो विशाल इंजन है जो उसे उड़ा रहे हैं, या वो हजारों छोटे छोटे परफेक्टली ड्राइव किए गए फास्टनर्स जो उस पूरी मशीन को बिखरने से रोके हुए हैं?